स्वागत है। आज हम शब्दों के एक बहुत ही दिलचस्प समूह पर बात करने वाले हैं। हाँ, ऐसे शब्द जो हमें दिखाते हैं कि हम कैसे संवाद करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। हमारे पास ये 10 अंग्रेजी शब्द हैं, उनके हिंदी अर्थ भी हैं, कुछ उदाहरण हैं और एक कहानी भी है जो इन सबको जोड़ती है। ये शब्द जटिलता, शत्रुता, अपमान और साहस जैसी अलग अलग भावनाओं और स्थितियों को कवर करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन शब्दों को खोलना, देखना कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं और भाषा कैसे हमारी मदद करती है दुनिया को थोड़ा और बारीकी से समझने में। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, राइट? ये हमारे सोचने का तरीका भी तय करती है। इन शब्दों से हम देखेंगे कि जटिल विचारों को, भावनाओं को कैसे सटीकता से व्यक्त किया जा सकता है, खासकर उनके बीच के जो छोटे छोटे अंतर हैं उन्हें समझकर। हाँ, सही कहा। और पहला ही ग्रुप जो है वो हमें जटिलता और अस्पष्टता के एक विरोधाभास में ले जाता है। शुरुआत करते हैं शब्द इंट्रिकेट से। इंट्रिकेट। हाँ, हिंदी में अर्थ है जटिल या पेचीदा और अंग्रेजी में दिया है वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। उदाहरण भी अच्छे हैं, जैसे किसी पुरानी घड़ी की इंट्रिकेट डिजाइन या सोने और मोतियों का कोई इंट्रिकेट हार। ये वाकई किसी चीज की बारीकी और डिटेलिंग को दिखाता है ना। सही कहा। इंट्रिकेट चीज़ों में अक्सर एक सुंदरता होती है, एक कारीगरी दिखती है, लेकिन हाँ, उन्हें समझना या सुलझाना मुश्किल भी हो सकता है। और यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है कैच फ्रेज। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, जब हम इसे अगले शब्द से जोड़ते हैं, वो है इनआर्टिकुलेट। हाँ, इनआर्टिकुलेट हिंदी में मतलब है अस्पष्ट बोलने वाला या हकलाने वाला। अंग्रेजी में अनेबल टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली और फ्लुएंटली। जैसे उदाहरण दिया है कि इंटरव्यू में कोई घबरा जाए तो इनआर्टिकुलेट हो जाता है, या किसी छोटे बच्चे के शब्द वो भी इनआर्टिकुलेट होते हैं। तो एक तरफ तो इतनी जटिलता है इंट्रिकेट, और दूसरी तरफ उसे या किसी भी बात को ठीक से कहना पाना इनआर्टिकुलेट। ये कैसा कनेक्शन हुआ? देखिए, ये एक बहुत ही मानवीय विरोधाभास है। आप सोचिए, कोई आर्टिस्ट है, वो एक बेहद इंट्रिकेट पेंटिंग बना सकता है, कमाल की। हाँ। लेकिन शायद वो अपनी कला के पीछे की जो भावनाएं हैं उन्हें शब्दों में बताने में इनआर्टिकुलेट महसूस करे, बोल ना पाए। अच्छा। या कोई वैज्ञानिक है, वो एक बहुत जटिल इंट्रिकेट थ्योरी समझता है, पर उसे आम भाषा में सिंपल तरीके से समझाने में मुश्किल महसूस करता है। कई बार जो गहरी भावनाएं होती हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स विचार होते हैं, वो हमें निशब्द बना देते हैं, मतलब इनआर्टिकुलेट। हाँ। तो ये दिखाता है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है उसकी जटिलता और उसे बाहर कहने की हमारी क्षमता, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। अच्छा, तो ये एक तरह का द्वंद्व है, जटिलता और उसे व्यक्त करने की चुनौती। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब अगले समूह पर आते हैं। ये है शत्रुता और हानि से जुड़ा हुआ। ओके। पहला शब्द है इनमिकल। हिंदी अर्थ है हानिकारक या शत्रुतापूर्ण। अंग्रेजी में हार्मफुल और अनफ्रेंडली। उदाहरण है जैसे स्मोकिंग सेहत के लिए इनमिकल है, हानिकारक है, या किसी का रवैया किसी ग्रुप के लिए इनमिकल हो सकता है, मतलब उनके लिए ठीक नहीं, नुकसानदेह। ये हानिकारक वाले पहलू पर ज्यादा जोर दे रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, इसमें वो हार्मफुल वाला सेंस ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल। हाँ, हिंदी में शत्रुतापूर्ण या विरोधी, अंग्रेजी में अग्रेसिव और अनफ्रेंडली। जैसे उदाहरण है कि सैनिक हॉस्टाइल इलाके में घुस गए, या बहस के बाद किसी को हॉस्टाइल नजर से देखना। दोनों का मतलब शत्रुतापूर्ण है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्टाइल ज्यादा डायरेक्ट टकराव या एक्टिव दुश्मनी की बात कर रहा है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही बारीक अंतर है जो महत्वपूर्ण है। इनिमिकल में अक्सर किसी चीज का हानिकारक असर होता है, कोई प्रतिकूल स्थिति होती है या एक अंदरूनी विरोध होता है। जरूरी नहीं कि वो खुला टकराव हो। जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक नीति है, वो छोटे व्यापारियों के लिए इनिमिकल हो सकती है, मतलब उनके हितों के खिलाफ, उनके लिए नुकसानदायक, भले ही कोई सीधे लड़ ना रहा हो। अच्छा, ठीक है। जबकि हॉस्टाइल, जैसा आपने कहा और उदाहरण भी दिखाते हैं, वो आम तौर पर ज्यादा एक्टिव अग्रेशन दिखाता है, खुली दुश्मनी, विरोधी व्यवहार। हाँ। उसमें एक इरादा दिखता है, एक एक्शन जैसा लगता है, जैसे हॉस्टाइल नजर, हॉस्टाइल इलाका, हॉस्टाइल रवैया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, कैच फ्रेज,
if we connect this to the bigger picture. तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम नेगेटिविटी या विरोध के किस लेवल की बात कर रहे हैं। क्या स्थिति सिर्फ नुकसानदेह है, प्रतिकूल है, इनिमिकल, या फिर कोई सक्रिय रूप से हमलावर है, हॉस्टाइल। भाषा हमें ये फर्क करने में मदद करती है। चलिए अब तीसरे समूह की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा भारी विषय है, सामाजिक शर्म और अपमान। पहला शब्द है आइग्नोमिनी, हिंदी में मतलब अपमान या बदनामी, अंग्रेजी में पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस। हाँ, उदाहरण जैसे धोखाधड़ी में पकड़े जाने पर आइग्नोमिनी का सामना करना पड़ा, या किसी स्कैंडल से परिवार की आइग्नोमिनी हुई। ये पब्लिक शेम पर ज्यादा फोकस कर रहा है। हाँ, आइग्नोमिनी में अक्सर वो पब्लिक वाला पहलू होता है, सबके सामने जो शर्मिंदगी महसूस होती है, जब किसी की इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है, वो वाली गहरी शर्मिंदगी। और इसी से जुड़ा हुआ इसका एडजेक्टिव है आइग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस हिंदी अर्थ लज्जाजनक या अपमानजनक, अंग्रेजी में डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक शेम। जैसे टीम की आइग्नोमिनियस हार हुई या किसी नेता का आइग्नोमिनियस पतन हुआ, तो ये उस चीज का वर्णन करता है जिसकी वजह से वो पब्लिक शेम उठानी पड़े। बिल्कुल, ये उस काम या उस नतीजे पर एक तरह का लेबल लगाता है जिसने इग्नोमिनी पैदा की। वो हार सिर्फ हार नहीं थी, वो इग्नोमिनियस हार थी, मतलब सार्वजनिक रूप से शर्मनाक। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है डिसग्रेस, हिंदी में अपमान या कलंक, अंग्रेजी में लॉस ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनर। डिसग्रेस। उदाहरण है जैसे भ्रष्ट काम देश के लिए डिस्ग्रेस हैं, या स्कूल से निकाला जाना एक डिसग्रेस था। क्या ये इग्नोमिनी से थोड़ा अलग है? शायद ये सम्मान खोने की स्थिति पर ज्यादा जोर दे रहा है। आपने सही पकड़ा। देखिए, हैं तो दोनों शब्द अपमान से ही जुड़े हुए, पर डिसग्रेस अक्सर सम्मान खोने, इज्जत खोने या पद खोने की अवस्था को दिखाता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसमें हमेशा उतना ही पब्लिक तमाशा हो जितना इग्नोमिनी में हो सकता है। हालांकि ये भी पब्लिक हो सकता है, पर ये ज्यादा किसी व्यक्ति या परिवार या ग्रुप की नजर में गिर जाने जैसा है। जैसे कोई कह सकता है उसका बर्ताव परिवार के लिए डिसग्रेस था। समझ गया। और फिर इसका एडजेक्टिव है डिसग्रेसफुल, हिंदी अर्थ अपमानजनक या कलंककारी, अंग्रेजी में शॉकिंगली अनएक्सेप्टेबल और शेमफुल। हाँ, जैसे किसी खिलाड़ी का डिसग्रेसफुल व्यवहार या झूठ बोलना एक डिसग्रेसफुल काम है। हाँ, डिसग्रेसफुल उस काम या बर्ताव की निंदा करता है जिसे समाज बिल्कुल अस्वीकार्य मानता है या बेहद शर्मनाक मानता है, और जो सम्मान खोने, डिसग्रेस का कारण बनता है। ये चारों शब्द इग्नोमिनी, इग्नोमिनियस, डिसग्रेस, डिस्ग्रेसफुल, ये समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और नैतिकता के महत्व को दिखाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समाज किन बर्तावों को अस्वीकार्य मानता है, और जब कोई नियम तोड़ता है तो उसके नतीजे अपमान, बदनामी, कलंक को कैसे देखता है और कैसे व्यक्त करता है। ये शब्द उस सामाजिक मूल्यांकन का हिस्सा है। वाकई ये शब्द हमें समाज के ताने बाने और मान अपमान की गहरी समझ देते हैं। बहुत खूब। अब हमारे आखिरी ग्रुप पर आते हैं, निरंतरता बनाम साहस। ओके। पहला शब्द है इनसेसेंट, हिंदी अर्थ निरंतर या लगातार, अंग्रेजी में कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग। उदाहरण है इनसेसेंट बारिश से बाढ़ आ गई, या किसी की इनसेसेंट शिकायतें। ये तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, है ना? जैसे लगातार कोशिश करना। बिल्कुल, इनसेसेंट शब्द अपने आप में न्यूट्रल है, तटस्थ है। ये बस बताता है कि कोई चीज बिना रुके जारी है। संदर्भ बताता है कि वो अच्छी है या बुरी। जैसे लगातार शिकायतें या लगातार शोर, ये हमें परेशान करता है, नेगेटिव लगता है। लेकिन सफलता के लिए लगातार प्रयास या ज्ञान की लगातार खोज, ये पॉजिटिव है, सराहनीय है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि क्या चीज लगातार हो रही है। सही कहा। और इसके सामने खड़ा है हमारा अगला शब्द इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, हाँ, हिंदी अर्थ है निडर या साहसी, अंग्रेजी में फियरलेस एंड एडवेंचरस। उदाहरण है इंट्रेपिड पर्वतारोही अकेले चोटी पर चढ़ गया, या अपना बिजनेस शुरू करते समय एक इंट्रेपिड भावना दिखाना। ये तो साफ तौर पर एक पॉजिटिव गुण है। यहाँ ये वास्तविक दिलचस्प हो जाता है। Here's where it gets really interesting. हाँ, ये जोड़ी बहुत कुछ कहती है। हाँ। आप सोचिए, जब आप इंसेसेंट चुनौतियों का सामना कर रहे हो, लगातार मुश्किलें आ रही हों, या शायद इंसेसेंट नेगेटिविटी झेल रहे हों, तब इंट्रेपिड बने रहना, यानी निडर और साहसी रहना कितना जरूरी हो जाता है। ये हमें दिखाता है कि असली दृढ़ता क्या है। क्या ये सिर्फ बिना रुके चलते रहना है,
जो कि कष्टप्रद इंसेसेंट शिकायतें भी हो सकती हैं, या ये मुश्किलों और डर के बावजूद इंट्रेपिड होकर लगातार आगे बढ़ना है। वाह। इंट्रेपिड भावना हमें प्रेरणा देती है कि हम सबसे कठिन, यहाँ तक कि जो बाधाएं इंसेसेंट लगती हैं, उनका भी सामना करें। वाह, ये कनेक्शन तो कमाल का है। इंसिस्टेंट चुनौतियों के सामने इंट्रेपिड होना, बहुत बढ़िया। अब इन सभी शब्दों को एक साथ काम करते हुए देखने के लिए हमारे पास एक कहानी भी है, राजगढ़ के शाही दरबार की कहानी। अच्छा, कहानी भी है, सुनाइए। हाँ, तो वहाँ दीवारों पर एक बेहद इंट्रिकेट जटिल भित्ति चित्र, मतलब म्यूरल पेंटिंग बन रही है, जो राज्य की शान दिखाती है। बहुत सुंदर, बहुत डिटेल्ड। लेकिन महल के अंदर का माहौल उतना शांत नहीं है। कुछ मंत्री तो राजा के सामने अपनी बात कह देते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो जरूरी मुद्दों पर इनआर्टिकुलेट रह जाते हैं, मतलब ठीक से बोल नहीं पाते, शायद डर की वजह से या शायद चालाकी से चुप रहते हैं। अच्छा। एक खास मंत्री है, वो अपनी इनमिकल, हानिकारक, शत्रुतापूर्ण नीतियों के लिए जाना जाता है। मतलब उसकी नीतियां राज्य के लिए अच्छी नहीं है। वो अक्सर पड़ोसी राज्यों के प्रति हॉस्टाइल रवैया अपनाने की सलाह देता है, युद्ध छेड़ने की बात करता है। ओहो। राजा मनी मन डरता है। उसे लगता है कि ऐसी सलाह मानी तो भविष्य में उसे इग्नोमिनी झेलना पड़ेगा। वो सोचता है अगर बिना वजह युद्ध हार गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, ये पूरे राज्य के लिए डिस्ग्रेस होगा। सही सोच रहा है राजा। इसी दौरान महल के बाहर जो आम जनता है वो इंसेसेंट बढ़ते टैक्स से परेशान है। उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। तभी भीड़ में से एक इंट्रेपिड युवती आगे आती है। गरीब है लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत है। वो आवाज उठाती है, महाराज सुनिए। अरे वाह। वो दरबार में मौजूद मंत्रियों को चेतावनी देती है, कहती है अगर ये अन्याय वाला शासन जारी रहा तो आपको एक इग्नोमिनियस विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। लोग अब और इन डिस्ग्रेसफुल, कलंकारी नीतियों और भ्रष्ट नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमें भूखा मार रहे हैं। क्या बात है। वो आगे कहती हैं, महाराज याद रखिए, असली राजा वो नहीं जो सिर्फ ताज पहने, बल्कि वो है जो प्रजा का दर्द समझे। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और हिम्मत थी कि राजा हिल गया। उसने एक और प्रेरक बात कही, डर के आगे जीत है महाराज, सही कदम उठाने का यही समय है। वाह, क्या कहानी है। ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है कि कैसे ये सारे शब्द मिलकर एक पूरी सिचुएशन, तनाव, किरदारों को जिंदा कर सकते हैं। हाँ। और विरोधाभास कितने शक्तिशाली हैं। दीवार पर वो जटिल कला और दरबार में वो अस्पष्ट बातें, मंत्री की हानिकारक और शत्रुतापूर्ण योजनाएं और उस लड़की का निडर साहस। कमाल है। बिल्कुल। कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है वो भी साफ है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। और शब्द जैसे इग्नोमिनी, डिस्ग्रेस, इग्नोमिनियस, डिस्ग्रेसफुल, ये सीधे अन्याय वाले शासन के नतीजों से जुड़ते हैं। अपमान और कलंक। और इंट्रेपिड शब्द उस हीरोइन के साहस का प्रतीक बन जाता है। कहानी में जो कोट्स डाले गए, असली राजा और डर के आगे जीत है, वो इसे और यादगार बनाते हैं। ये दिखाता है कि सही शब्द कहानी को सिर्फ मतलब नहीं देते, बल्कि उसे इमोशनल डेप्थ और असर भी देते हैं। जटिल, इंट्रिकेट हालात में साफ, आर्टिकुलेट और साहसी इंट्रेपिड आवाज की जरूरत होती है, ताकि हानिकारक, इनिमिकल ताकतों का सामना किया जा सके और अपमान, इग्नोमिनी, डिस्ग्रेस से बचा जा सके। बिल्कुल सही विश्लेषण। कहानी ने तो जैसे इन शब्दों को जिंदा कर दिया। तो इस सब का क्या मतलब है? कैच फ्रेज? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने देखा कि कैसे ये 10 शब्द, जटिलता, इंट्रिकेट से लेकर अभिव्यक्ति की कमी, इनआर्टिकुलेट तक, छिपी हुई हानि से खुली शत्रुता तक, सार्वजनिक अपमान और सम्मान खोने की गंभीरता जो लज्जाजनक और कलंककारी कामों से आती है, और फिर निरंतर चुनौतियों के सामने टिके रहने वाला साहस तक, ये सब भाषा की अद्भुत क्षमता को दिखाते हैं। हाँ, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुनिया को समझने के औजार हैं, टूल्स हैं। ये हमें स्थितियों को, भावनाओं को, इंसानी बर्ताव की परतों को खोलने में मदद करते हैं। ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि साफ बोलना और सुनना कितना ज़रूरी है, हानिकारक, इनिमिकल स्थितियों को पहचानना कितना ज़रूरी है, सामाजिक सम्मान और अपमान, इग्नोमिनी, डिस्ग्रेस की डायनामिक्स को समझना ज़रूरी है, और मुश्किलों, इंसेसेंट चुनौतियों का सामना करने के लिए
उस निडर इंट्रिपिड जज्बे को जगाना कितना जरूरी हो सकता है, न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि समाज में भी। बिल्कुल। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, सोचिएगा इस पर। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी हानिकारक इनेमिकल स्थिति को लेकर हमारी अपनी भावनाएं वो अस्पष्ट रह जाती हैं या हम उन्हें कहने से हिचकिचाते हैं। और ये हिचकिचाहट हमें तब तक कोई साहसी इंट्रेपिड कदम उठाने से रोकती है जब तक कि वो स्थिति पूरी तरह से अपमानजनक, डिसग्रेसफुल या सार्वजनिक रूप से लज्जाजनक, इग्नोमिनियस ना बन जाए। ये सोचने वाली बात है कि हम अन्याय या गलत चीजों के खिलाफ कब, क्यों और कैसे अपनी आवाज उठाते हैं। क्या हम इंतजार करते हैं जब तक बात हद से ज्यादा बिगड़ ना जाए,